साउंड। हाँ जी, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको द्वीप कंप्लीट करा दिए थे, मतलब आउटलाइन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इस आउटलाइन के अंदर हमने लास्ट टाइम आपको इसके चारों ओर, जैसे बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, बैफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, तो बहुत सारे हमने द्वीप पढ़े थे लास्ट क्लास में। और द्वीप के साथ साथ मैंने कुछ आपको प्रायद्वीप भी करवा दिए थे, और साथ में हमने बहुत सारे सागर और खाड़ियों के बारे में भी कवर कर लिया था। तो ये चार चीजें अगर आपने बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं, तो इन्हीं चार चीजों से जुड़ा हुआ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जल संधि, स्टेट। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह जब आप पढ़ोगे, या कई बार आप समुद्री मार्ग वगैरह पढ़ते हैं, तो इन सब के लिए जल संधि के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड में आप जाएंगे तो उसमें जल मार्गों का यूज किया जाता है। जितने भी जल मार्ग हैं वो सारे के सारे इन्हीं जल संधियों से होकर गुजरते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जल संधियों के बारे में। ठीक है, तो ये आउटलाइन का ही पार्ट है, लास्ट क्लास का ही ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बाकी के ये कवर कर लिए थे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाता है कि जल संधि का मतलब क्या होता है। जब हम जल संधि की बात करते हैं तो जल संधि का मतलब होगा कि यहाँ पर एक होगा स्थलीय भाग, तो एक स्थल का भाग आपको दिखाई दे रहा है, एक लैंड बॉडी है, तो यहां पर आपको लैंड 1 है, और इसी साइड देखेंगे एक लैंड बॉडी है जिसको हम कहेंगे लैंड 2। तो दो स्थलीय भाग आपको दिखाई देते हैं, और इधर आप देखेंगे एक वाटर बॉडी है, मैं W लिखूंगा, W1 और W2। तो ये W बॉडीज क्या करती हैं, आपस में कनेक्ट करेंगी, और लैंड बॉडीज यहां से क्या होगी, सेपरेट हो गई। और इस जगह पर आप देखेंगे तो एक नैरो वाटर बॉडीज, तो एक नैरो सा पार्ट है इसके बीच में और इसके बीच में, और ये पार्ट क्या करता है, इन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करता है। तो इसी नैरो स्ट्रक्चर को ही, तो यही नैरो स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर मिलता है, तो इसी पार्ट को कहा जाता है जल संधि। तो यही पार्ट हमारा कहलाता है जल संधि, जिसे हम स्ट्रेट के नाम से पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रेट या जल संधि। तो जल संधि का मतलब क्या होगा, तो पहला पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं, तो जल संधि का मतलब होगा एक संकीर्ण जलीय भाग। संकीर्ण जलीय भाग, नैरो वाटर बॉडी। तो पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, नैरो वाटर बॉडी इज कॉल्ड स्टेट। फिर इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये हमेशा टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी। तो टू वाटर बॉडीज कनेक्टेड। और तीसरा पॉइंट होता है टू लैंड बॉडी, टू लैंड बॉडीज सेपरेटेड। तो ये हमेशा क्या करेगी, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये जो जलीय भाग है, तो दो जलीय भागों को जोड़ेगी, पूरा चला जाएगा। देखो दोबारा से लिख लो। तो यहां पर ये जो नैरो बॉडी है इसको क्या बोलेंगे हम, जल संधि। तो ये नैरो वाटर बॉडीज क्या कहलाएगी, जल संधि। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट अंग्रेजी में, और इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। इधर एक वाटर बॉडी होगी, इस साइड भी एक वाटर बॉडी होगी। तो इसके अंतर्गत पहली डेफिनेशन अगर हम देखें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। देखो, तो इसमें जो पहला पॉइंट याद रखेंगे तो वो क्या होगा, एक नैरो वाटर बॉडी। तो पहला पॉइंट क्या होगा, एक नैरो वाटर बॉडी, संकीर्ण जलीय भाग। तो इस संकीर्ण जलीय भाग को क्या बोलेंगे, जल संधि। और दूसरे पॉइंट में याद रखेंगे कि ये टू वाटर बॉडीज जो है, तो इन बॉडीज को कनेक्ट करेगी। और तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, टू लैंड बॉडीज इनको सेपरेट करेगी।
ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे कि ये एक संकीर्ण जलीय भाग है जो दो जलीय भागों को जोड़ेगा। तो जलीय भाग को हमेशा क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग को हमेशा ये क्या करेगा, अलग करेगा। तो ये पार्ट कहलाता है हमारा जल संधि। ए नैरो वाटर बॉडीज इज कनेक्ट टू वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लैंड बॉडीज। तो जैसे हम यहां पर ये बात करें कि ये वाटर बॉडीज ए है और ये वाटर बॉडीज बी है, और अगर हम लैंड बॉडीज की बात करें तो ये लैंड बॉडी एक्स है और ये लैंड बॉडीज वाई है। तो ये स्टेट का नाम हो गया जेड, स्टेट का नाम रख लेते हैं हम जेड स्टेट। तो जेड स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, तो जेड स्टेट इज अ नैरो वाटर बॉडीज इज कनेक्ट ए टू बी एंड सेपरेट एक्स फ्रॉम वाई। तो ए और बी को जोड़ेगी, एक्स को वाई से अलग कर देगी। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है ये किसके बीच में, तो बोलेंगे बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन ए एंड बी। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और कहां पर हमें इस जल संधि का यूज करना है, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ये जल संधि की आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद पूरे अमेरिका महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी कहां कहां पर जल संधियां मिलती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं कुछ जल संधियों के नाम आपको सामने लिख रहा हूं, उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले यहां पर एक जल संधि आपको मिलेगी जिसको कहा जाता है डेविस स्ट्रेट। तो एक स्टेट आपको याद रखना जिसको क्या कहते हैं, डेविस स्टेट। इस डेविस स्टेट के बाद इस जगह पर आपको एक स्टेट मिलेगी जिसको कहा जाता है नेरे स्टेट। इसके बाद यहां पर आपको एक मिल जाएगी जिसको कहते हैं डेनमार्क स्टेट। ये सब डिटेल से बताऊंगा, अभी घबराना नहीं। इसके बाद इस पॉइंट पर भी, इस वाले पॉइंट पर भी एक स्टेट मिलती है जिसको कहते हैं बेली आइल्स स्टेट। इस वाले पॉइंट पर जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है फ्लोरिडा स्टेट। और यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा युकाटन चैनल, बोल देते हैं इसको स्टेट की जगह, तो युकाटन चैनल। इसके अलावा यहां पर एक दो स्टेट और हैं, उनको बारे में देखेंगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट हमें यहां पर मिलती है, इस स्टेट को कहते हैं बेरिंग स्टेट। तो सबसे इंपोर्टेंट स्टेट मिलती है हमें बेरिंग स्टेट, इंटरनेशनल स्टेट। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जल संधियां और भी हम पढ़ेंगे, तो आपको मोटा मोटा आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा कि कहां पर हम कौन सी स्टेट को स्टडी करेंगे। तो ये 4-5 स्टेट आपको पढ़नी है। इनमें से सबसे फर्स्ट स्टेट की आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेट। तो सबसे फर्स्ट स्टेट की बात करें तो ये यहां पर हमें मिलती है जिसको कहा जाता है डेविस स्टेट। ठीक है, अब साफ साफ दिख गया होगा डेविस स्ट्रेट। स्टेट का मतलब होगा जल संधि। अब ये डेविस स्टेट की अगर हम बात करें तो देखो, जब भी हम किसी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे मैं यहां पर पहला पॉइंट डेविस स्टेट से अगर स्टार्ट करता हूं, तो डेविस स्टेट के अंदर हमें क्या क्लियर होना चाहिए, बस इतना आपको बताना है कि ये कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी और कौन सी वाटर बॉडीज को सेपरेट करेगी। और इससे पहले हमें स्टेट से ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमें पहले सारे सागर और खाड़ियों, द्वीपों और प्रायद्वीपों के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो इस डेविस स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको एक सागर मिल जाता है जिसको कहते हैं लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर। और इसके बाद यहां पर हमने पढ़ी थी लास्ट में, आपको याद हो, बफिन की खाड़ी। अब देखो, अब आपको शायद रटने की जरूरत ना पड़े, अब आप शायद क्लियर बता सकते हैं कि डेविस स्टेट किसको कनेक्ट करती है। तो डेविस स्टेट का कनेक्टिंग पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि डेविस स्टेट कहां पर है। तो डेविस स्टेट लोकेटेड बिटवीन बेफिन बे एंड लेब्राडोर सी। और ये भी बोल सकते हैं इट इज कनेक्ट लेब्राडोर सी टू बेफिन बे। और सेपरेट बॉडीज की अगर हम बात करेंगे तो सेपरेट बॉडीज के अंदर यहां पर आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा। तो पहला बॉडीज क्या मिल जाएगी हमें, ग्रीनलैंड। तो हम बोलेंगे कि ये ऊपर के भाग में कौन है, ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड। और निचले वाले भाग में अगर आप जहां पर जाएंगे तो ये आपका उंगावा प्रायद्वीप का पार्ट था,
कनाडा का। अगर आप उंगावा नहीं याद रख सकते तो केवल कनाडा बता सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप यहां पर देखोगे तो इस जगह पर एक बफिन द्वीप था, बफिन द्वीप। तो ये बफिन द्वीप के ज्यादा नियर है इस वाले पॉइंट में। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, तो डेव स्टेट में क्या होगा कि डेव स्टेट टू लैंड बॉडीज को कनेक्ट करेगी। तो पहले तो कनेक्ट वाला पॉइंट याद रखेंगे कि ये कनेक्ट किसको करेगी। तो कनेक्ट में हम बोलेंगे कि ये लेब्राडोर सी को करेगी, किसके साथ, बैफिन बे के साथ। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, ये सेपरेट किसको करेगा, तो सेपरेट्स की अगर बात करें तो सेपरेट्स किसको करेगा, तो एक तरफ है आपका ग्रीनलैंड और दूसरी तरफ हमें मिल जाता है कौन सा, बफिन द्वीप। तो बस ये दो पॉइंट आपको स्टेट के अंदर याद रखने हैं। तो डेविस स्टेट के बारे में क्लियर हुआ। तो डेविस स्टेट लेब्राडोर सी और बफिन की खाड़ी के बीच में ही ग्रीनलैंड और बफिन द्वीप को अलग करती है। इसके बाद अगर आप दूसरी स्टेट और देखोगे तो यहां पर आपको याद होगा कि हमने एक हडसन की खाड़ी पढ़ी थी। यहां पर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में हडसन बे। अब देखो यहां पर हडसन बे है, इस तरफ लेब्राडोर सागर। तो हडसन बे से अगर आप लेब्राडोर सी की साइड में जाते हैं, तो हडसन बे से अगर हम लेब्राडोर में जाते हैं तो यहां पर भी हमें एक स्टेट मिलेगी जिसको कहेंगे हडसन स्टेट। तो यहां पर फिर से एक स्टेट मिल जाएगी जिसका नाम क्या होगा, हडसन स्टेट। और नीचे देखो, नीचे उंगावा प्रायद्वीप है, ऊपर बफिन द्वीप है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपकी एक स्टेट बन जाएगी जिसको कहा जाएगा हडसन स्टेट, हडसन जल संधि। तो आप आराम से बता सकते हैं कि हडसन जल संधि किसको कनेक्ट करती है। तो आंसर क्या होगा, तो हडसन जल संधि वन साइड वाटर बॉडीज है हडसन बे और दूसरी साइड है लेब्राडोर सागर। तो हम बोलेंगे कि ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से कनेक्ट करती है। और सेपरेटिंग पॉइंट में जाएंगे तो बफिन द्वीप और उंगावा प्रायद्वीप का आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे ये पूछता है किसके बीच में है, तो बीच में तो या फिर आप बफिन द्वीप से आंसर दे सकते हैं या उंगावा से, और या फिर आप हडसन की खाड़ी से आंसर दे सकते हैं या फिर लेब्राडोर सागर से आंसर। तो इसमें भी दो पॉइंट याद रखना। तो पहले तो ये याद रखो कि ये कनेक्ट किसको करती है। तो कनेक्ट की बात करें तो कनेक्ट किसको करेगी, तो एक साइड क्या है, हडसन बे दिया हुआ है और दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, लेब्राडोर सी दिया हुआ है। और दूसरे पॉइंट में अगर आप सेपरेटिंग पॉइंट में देखेंगे, ये सेपरेट्स किसको करेगी, तो सेपरेट्स पॉइंट में जाएंगे तो एक तरफ क्या है हमारा, बैफिन आइलैंड है और दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे बैफिन आइलैंड के नीचे क्या दिया हुआ है, अंगावा प्रायद्वीप। अंगावा पेनिनसुला। तो ये दो जल संधियां क्लियर हुई सभी को। तो एक तरफ दी हुई है हमारी हडसन स्टेट और एक तरफ दी हुई है डेविस स्टेट। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से दिखा रहा हूं इनको, यहां से सारे शब्दों को देखें तो देखो। तो सबसे पहले यहां पर आपको याद रखना है इस जगह पर क्या है हमारा, तो यहां पर याद रखेंगे हडसन बे, यहां पर क्या है, लेब्राडोर सी। ठीक है, इस जगह पर क्या था, बैफिन बे। तो ये तो हो गई हमारी वाटर बॉडीज। अब लैंड बॉडीज की बात कर लें, यहां पर क्या है, ग्रीनलैंड, इस जगह पर क्या है, बैफिन आइलैंड, यहां पर क्या है, उंगावा प्रायद्वीप। तो इस तरीके से हमारे पास दो लैंड बॉडीज हैं, दो वाटर बॉडीज हैं, यहां पर भी दो लैंड बॉडीज हैं, दो वाटर बॉडीज हैं। इसके बीच में हमें जल संधि मिलती है। तो यहां पर जो जल संधि आपको मिलेगी उसको कहेंगे हडसन स्टेट। तो यहां पर क्या मिलेगा, हडसन स्ट्रेट। और इस जगह पर जो मिलेगा उसको कहेंगे डेविस स्ट्रेट। तो इस तरीके से आपको एक मिल गया हडसन स्टेट और एक हो गया डेविस स्टेट। और डेविस की याद रखना, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी कहा जाता है इसको। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि की बात करें तो वो कौन सी है, डेविस जल संधि। इसके बाद आगे देखो, तो आपको क्या याद रखना कि हडसन की खाड़ी से, हडसन स्टेट से होते हुए हम लेब्राडोर आएंगे और लेब्राडोर सागर से डेविस स्टेट से होते बफिन की खाड़ी में जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहां पर मैंने एक आपको आइलैंड बताया था, इस आइलैंड का नाम लिखा था हमने एलिस मेयर आइलैंड। ठीक है, तो याद होगा लास्ट क्लास में हमने किया था एलिस मेयर आइलैंड।
और इस एलिसमेयर वन साइड है और वन साइड क्या है, ग्रीनलैंड। और ऊपर में जो वाटर बॉडीज है उसको कहते हैं आर्कटिक ओशियन। तो ऊपर पूरी की पूरी जो वाटर बॉडी है उसको क्या कहेंगे, आर्कटिक ओशियन। तो इसके बीच में, तो ये जो नैरो वाटर बॉडीज का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर एक स्टेट मिलती है। इसी स्टेट को नाम हमने लिखा था लास्ट में नेयर स्ट्रेट। तो इसी को क्या कहा जाता है, नेयर या नेरे स्टेट कहा जाता है। तो नेरे स्टेट की अगर हम बात करें तो नेरे स्टेट किसको कनेक्ट करती है, तो यहां पर भी वही पॉइंट आएंगे कि किसको कनेक्ट करती है। तो पहले तो जोड़ने वाला पॉइंट लिखेंगे कि किसको कनेक्ट करेगी। तो कनेक्टिंग पॉइंट में अगर आप जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये बैफिन, तो एक साइड क्या है बैफिन की खाड़ी, और दूसरी साइड जो कनेक्टिंग पॉइंट देखेंगे वो डायरेक्ट हमें मिलता है आर्कटिक ओशियन। तो ये आर्कटिक ओशियन के साथ कनेक्ट करेगी। एंड सेपरेटिंग पॉइंट्स में जाएंगे तो किसको अलग करती है, तो अलग करने वाले पॉइंट में जाएंगे तो एक तरफ हमें मिला था ग्रीनलैंड, और दूसरी तरफ सेपरेटिंग पॉइंट में अगर हम जाएंगे तो एलिसमेयर आइलैंड। तो बहुत सारी रामायण की तरह रटना नहीं है, सिंपल सिंपल याद रखने, किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, किसके बीच में है, पोजीशंस को याद रखना है। तो यहां पर नियर स्टेट की पोजीशन क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम इस साइड जाएंगे तो यहां पर हमें एक आइलैंड मिलता है। इस आइलैंड को कहा जाता है आइसलैंड। आइलैंड का नाम क्या है, आइसलैंड। रिकजाविक इसकी राजधानी है, और यहीं से यूरोप स्टार्ट हो जाता है। इसी जगह से बाउंड्री किसकी स्टार्ट होती है, यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो इसी जगह पर दोनों देशों के बीच में क्या है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है। और यूरोप में आइसलैंड लास्ट पॉइंट है और इधर ग्रीनलैंड लास्ट पॉइंट है। और इसी जगह पर आपको जो जल संधि मिलती है उसी जल संधि को कहा जाता है डेनमार्क स्ट्रेट। तो इस स्टेट को क्या कहेंगे, डेनमार्क स्टेट। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डेनमार्क स्टेट किसको कनेक्ट करेगी। तो डेनमार्क स्टेट की अगर हम बात करें तो डेनमार्क स्टेट किसे कनेक्ट करेगी, तो आप इसलिए बता सकते हैं। तो डेनमार्क स्टेट के ऊपर वाले भाग में क्या है, आर्कटिक ओशियन है, और निचले वाले भाग में क्या दिया हुआ है, लेब्राडोर सी दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं, तो कनेक्टिंग पॉइंट में, तो कनेक्टिंग पॉइंट में हमारा ये आ जाएगा। तो कनेक्ट में क्या लिख सकते हैं, तो एक तरफ है आपका आर्कटिक ओशियन और दूसरी साइड है नीचे लेब्राडोर सी। और सेपरेट वाला भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो सेपरेट के अंदर अगर हम जाएंगे तो सेपरेट किसको करेगा, तो सेपरेट में एक तरफ क्या है, ग्रीनलैंड जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और डेनमार्क का अधिकार है, और दूसरी तरफ क्या है, आइसलैंड, डेनमार्क फ्रॉम आइसलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी चार जल संधियां यहां पर होती हैं। तो पहली जल संधि मिलती है हडसन स्टेट, दूसरे नंबर पर डेविस स्टेट, तीसरे नंबर पर नेयर स्टेट, और चौथे नंबर पर हमें मिली यहां पर डेनमार्क स्टेट। अब एक जल संधि और यहां पर बताऊंगा, फिर पांचों जल संधियों को मैं आपको आपस में कनेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखें, यहां पर याद होगा मैंने एक आपको आइलैंड पढ़ाया था जिसका नाम था न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, ग्रांड बैंक विश्व में सबसे अधिक मछली उत्पादन का क्षेत्र हमने पढ़ा था। और इसी के नीचे यहां पर मैंने एक आपको वाटर बॉडीज के बारे में बताया था कि यहां पर एक नैरो सी वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडीज का नाम अगर आपको याद हो तो इसका हम नाम बता सकते हैं। तो इसका नाम दिया था मैंने गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहां पर हमें मिला। तो ऊपर देखो लेब्राडोर सी है और इसके बीच में कट है, याद रखना। एटलस में ऐसा लगता है कि बीच में गैप नहीं है, लेकिन बीच में हल्का सा गैप है, तो इसलिए हमने इसको आइलैंड बोला था। तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो इस जगह पर तो लेब्राडोर सागर, और तो इस पॉइंट पर अगर आप जाएंगे तो एक तरफ लेब्राडोर सागर है और एक तरफ आपके
सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और एक तरफ आपका कनाडा का भाग है, एक तरफ न्यू फाउंडलैंड है। तो इस स्टेट को कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेल आइल स्टेट। बेल आइल जल संधि, बेल आइल स्टेट। तो बेल आइल स्टेट की अगर हम बात करें तो ये किसको कनेक्ट करेगा, पहले तो वो देखते हैं। तो ये कनेक्ट की अगर हम बात करें कि किसको कनेक्ट करेगा, तो कनेक्ट पॉइंट में एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है लेब्राडोर सी और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रही है सेंट लॉरेंस। ठीक। और सेपरेट में अगर हम जाएंगे कि ये किसको सेपरेट करेगा, तो सेपरेटिंग पॉइंट आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक तरफ क्या है, न्यू फाउंडलैंड है और दूसरी तरफ कनाडा का मेन पार्ट है। तो कनाडा को न्यू फाउंडलैंड आइलैंड से ये सेपरेट कर देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैंने टोटल 5 जल संधियां आपको बताई हैं। तो इन 5 जल संधियों को आपस में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में एक बार देखें जरा। तो इन 5 जल संधियों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहां पर याद रखो कि हमें एक सागर मिला था जिसका नाम था हडसन सागर। या हडसन बे कह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या मिला था, हडसन की खाड़ी, हडसन बे। और इस हडसन बे से अगर हम यहां पर जाते हैं तो यहां पर हमें मिला था लेब्राडोर सागर। और लेब्राडोर सागर के अगर हम यहां पर जाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा बेफिन बे। और इसके ऊपर जाएंगे तो पूरे का पूरा हमें मिल जाएगा आर्कटिक ओशियन। ये पूरे का पूरा आर्कटिक ओशियन ऊपर का। अब लेब्राडोर सी के नीचे जाएंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अब आप देखो, तो इतनी वाटर बॉडीज जब आपको दिखेंगी तो आप बता सकते हैं कि ये वाटर बॉडीज किसको किससे कनेक्ट करेगी। तो इस वाटर बॉडीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना हडसन से। तो अगर आप हडसन बे से जाते हैं तो आप कहां जाएंगे, तो अगर हम हडसन बे से जाते हैं तो हम इंटर करेंगे लेब्राडोर सी के अंदर। तो हडसन बे से लेब्राडोर सी को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस लेब्राडोर सी से चले जाएंगे बैफिन बे में। तो बैफिन बे को कनेक्ट करेंगे और बैफिन बे से कनेक्ट करेंगे हम आर्कटिक ओशियन को। और आर्कटिक ओशियन से हम आ जाएंगे कहां पर, लेब्राडोर सी में। और लेब्राडोर सी से आ जाएंगे हम गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो इस तरीके से सारी कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ। तो पहले याद रखो कि अगर हम हडसन की खाड़ी से, अब बताना जरा, हडसन की खाड़ी से अगर हम लेब्राडोर सागर में जाते हैं तो यहां पर जो जल संधि मिलती है उस जल संधि का नाम क्या था, तो उसका नाम था हडसन स्ट्रेट। क्लियर हुआ। फिर हमने देखा था कि लेब्राडोर सागर से अगर हम बफिन की खाड़ी में जाते हैं तो यहां पर जो हमें मिलती है वो है डेविस स्ट्रेट। और फिर अगर हम बफिन बे से आर्कटिक ओशन में जाते हैं तो यहां पर हमने पढ़ा था नेरे स्ट्रेट। और अगर हम नेरे स्ट्रेट से आर्कटिक ओशन और आर्कटिक से अगर वापस जाते हैं तो इसको हमने पढ़ा था डेनमार्क स्ट्रेट। और फिर अगर हम सेंट लॉरेंस से सॉरी लेब्राडोर से सेंट लॉरेंस में जाते हैं तो इस जगह जो हमने स्ट्रेट पढ़ी थी उसका नाम था बेल आइल स्ट्रेट। तो इस तरीके से 5 जल संधियों को आप एक साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। अब पांचों जल संधियों का कनेक्टिंग पॉइंट बताएंगे। तो पहला हडसन बे से लेब्राडोर सागर में हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर से डेविस स्ट्रेट से होते हुए बफिन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी से नेयर स्टेट से होते हुए आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन से डेनमार्क स्टेट से होते हुए लेब्राडोर सागर, और लेब्राडोर सागर से बेल आइल स्टेट से होते हुए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। आप बीच की सेपरेटिंग बॉडी को भी बता सकते हैं लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हडसन स्टेट पढ़ा तो हडसन स्टेट के ऊपर वाले भाग में यहां पर हमने एक आइलैंड देखा था। इस आइलैंड का नाम क्या था, बैफिन आइलैंड। तो यहां पर पूरे का पूरा एक आइलैंड था, इस आइलैंड का नाम हमने रखा था बैफिन आइलैंड। तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, बैफिन आइलैंड मिल जाता है।
और इस बैफिन आइलैंड के अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहां पर याद होगा कि पूरे का पूरा एक बड़ा आइलैंड हमने पढ़ा था। इस आइलैंड का नाम क्या था? ग्रीनलैंड। तो दूसरी वाटर बॉडीज जो लैंड बॉडीज है वो क्या थी यहां पर? ग्रीन लैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार था। या ग्रीनलैंड लिख लो, केवल ग्रीनलैंड को थोड़ा साफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के अगर हम इस साइड गए थे तो यहां पर हमें एक छोटा सा आइलैंड मिला था यूरोप का, जिसका नाम था आइसलैंड। ठीक है, यूरोप का पार्ट था ये। और इसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर, तो लेब्राडोर सागर के यहां पर हमने एक आइलैंड पढ़ा था जिसका नाम क्या था यहां पर? न्यू फाउंडलैंड। तो यहां पर क्या मिलता हमें? एक नया द्वीप था जिसका नाम था न्यू फाउंडलैंड। नहीं, इस साइड नहीं मिलेगा, उल्टा हो गया थोड़ा सा, एक बार दोबारा से देखें। ठीक है, इस साइड कनाडा की मेन भूमि थी, तो इस साइड जो मुख्य भाग था वो किसका होगा? तो कनाडा का मुख्य भाग था यहां पर, ये कनाडा का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर उंगावा प्रायद्वीप वगैरह लिख सकते हैं चाहो तो। और इस तरफ जो हमें मिला था वो था न्यू फाउंडलैंड। तो यहां पर जो छोटा सा आइलैंड हमें मिला था, इस आइलैंड को कह सकते हैं हम न्यू फाउंडलैंड। तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा लैंड बॉडीज का बता सकते हैं कि ये लैंड बॉडीज कौन कौन सी है यहां पर। और लैंड बॉडीज के बाद आप इसकी ओशियंस बॉडी आपको क्लियर हुई गई। ठीक है, ये मेन हमारा कनाडा का पार्ट हो जाएगा। तो अब आप एक एक करके सभी के बारे में बता सकते हैं। तो हडसन स्टेट में पहला पॉइंट क्या होगा? इट इज कनेक्ट हडसन बे टू लेब्राडोर सागर। ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। एंड बफिन द्वीप को कनाडा के मुख्य भाग से अलग करती है, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर डेविस स्टेट में जाओगे तो ये लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से कनेक्ट करती है, और ग्रीनलैंड को बफिन आइलैंड से अलग करती है। नेयर आइलैंड में क्या लिखेंगे? ये बफिन की खाड़ी को आर्कटिक ओशियन से जोड़ती है। और ग्रीनलैंड को, यहां पर भी एक आइलैंड था छोटा सा, याद होगा, एलिसमेयर आइलैंड। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा आइलैंड आपको पढ़ाया था, एलिसमेयर। तो ये एलिसमेयर से अलग करेगी। तो एलिसमेयर द्वीप से अलग करेगी ये वाला जो आइलैंड एलिसमेयर। ठीक है, और डेनमार्क में ये आर्कटिक को लेब्राडोर से कनेक्ट करेगा, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग कर देगा। और बेल आइल में हम देख चुके थे कि यहां पर, तो बेल आइल वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा? लेब्राडोर सी को सेंट लॉरेंस से कनेक्ट करेगा, कनाडा को न्यू फाउंडलैंड से अलग करेगा। तो यहां पर जो सबसे बड़ा जो आप देखोगे स्ट्रक्चर है, वो यहां पर हमें जो मिलता है वो है हमारा लेब्राडोर सी। तो यहां पर सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो कौन सा? हमारा लेब्राडोर सी। तो ये सबसे बड़ा यहां पर हमें कनेक्टिंग पॉइंट मिलता है, लेब्राडोर सी। तो जो सब जगह के रास्ते, तो हडसन से यहां से कनेक्ट करके आप पूरे का पूरा, तो जब भी आपको बताना है तो पूरी चीजों को एक साथ बताना है। अब लास्ट क्लास को जब आप बोलेंगे तो द्वीप प्रायद्वीप सागर जब बताएंगे तो उसके साथ साथ आप जल संधि को भी बता पाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। इसके बाद अगर आप इस मैप में जाएं तो यहां से अगर हम नीचे जाते हैं तो इसके बीच में कोई बड़ी जल संधियां हमें नहीं मिलती। तो जो जल संधियां मिलेंगी वो लगभग हमें हम जो देखेंगे वो कैरिबियन सागर के अंदर और मेक्सिको की खाड़ी के बीच में मिलेंगी। यहां पर आपको कुछ जल संधियां मिल जाएंगी, मेक्सिको और कैरिबियन सागर, और यहां पर जो सारगासो सी था इसके बीच में। तो इसी लैंड को हम यहां पर कवर करते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाया हुआ है मैंने, तो ये है। तो इस तरफ जो सागर मिलेगा तो इसको तो कहा जाएगा कैरिबियन सी। तो यहां पर जो वाटर बॉडीज मिलेगी इसको क्या बोलेंगे? कैरिबियन सी। तो यहां पर तो आपको मिल गया कैरिबियन सी। और कैरिबियन सी का यहां जो पार्ट है, वैसे तो आप सारगासो सी भी लिख सकते हो यहां पर, लेकिन इसको ज्यादातर सी में हम काउंट नहीं करते क्योंकि एक लॉक्ड पार्ट है। और अगर बाई चांस सारगासो सी ना हो तो हम यहां पर डायरेक्टली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहां पर सारगासो सी, नीचे कैरिबियन सागर, और यहां पर जो हमें मिलता है इसको कहा जाता है गल्फ, तो इसको कहा जाएगा गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, तो 3 वाटर बॉडीज है, सारगासो सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरिबियन सी। तो यहां पर हमें क्लियर करना है कि कौन किसको कनेक्ट करता है। तो देखें जरा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर, देखो पहले कुछ द्वीपों के नाम देख लो कि यहां पर किसको क्या कहा जाता है। इस वाले पॉइंट का नाम क्या था, क्यूबा, सॉरी फ्लोरिडा। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या था, फ्लोरिडा। इसके आइलैंड का नाम क्या था, क्यूबा। जमैका की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। और यहां पर था, याद होगा आपको, हैती। और इस साइड था डोमिनिकन रिपब्लिक। और ये छोटा सा आइलैंड था पोर्टो रिको, जिस पर यूएस का अधिकार था। तो ये कुछ आइलैंड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब साफ साफ आपको दिख जाएगा। तो इसको नाम देते हैं हम पोर्टो रिको। जमैका की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर जमैका है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये जो छोटा सा आइलैंड है इसका नाम क्या है, जमैका। वैसे जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, जमैका। तो मेन हमें जो जरूरत पड़ेगी वो क्यूबा आइलैंड की यहां पर पड़ेगी। तो एक तो क्यूबा आपको याद रखना है, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, और इस पूरे आइलैंड का नाम आपको याद हो तो मैंने पूरे के पूरे आइलैंड का एक नाम आपको लिखवाया था कि ये जो पूरे का पूरा आइलैंड है, इस पूरे आइलैंड को कहा जाता है हिस्पेनियोला। तो इस पूरे कंप्लीट आइलैंड को क्या कहते हैं, हिस्पेनियोला आइलैंड। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके थे। और यहां पर जो आइलैंड था, जो पेनिनसुला था, इसका नाम था युकाटन। तो जब तक आपको खाड़ियां, द्वीप, प्रायद्वीप, ये चीजें क्लियर नहीं होगी, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जब तक आपको ये सारी वाटर बॉडीज, लैंड बॉडीज क्लियर होती हैं, तो बड़ी आसानी से आप जल संधियों के बारे में बता सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी जल संधि है यहां पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सारगासो सी से, तो सारगासो सी से जब हम कनेक्ट करेंगे, तो सारगासो सी से इंटर करना है हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो जैसे ही आप सारगासो सी से गल्फ ऑफ मैक्सिको में इंटर करेंगे, तो यहां पर जो आपको जल संधि मिलेगी, इसको कहा जाएगा फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो क्या कहेंगे इसको, फ्लोरिडा स्टेट। तो फ्लोरिडा स्टेट में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा जाए किसको कनेक्ट करती है, तो हम बोलेंगे फ्लोरिडा स्टेट सारगासो सी, या डायरेक्ट आप नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यूज कर सकते हैं। तो इट इज कनेक्ट सारगासो सी ऑब्लिक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन टू गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये अटलांटिक महासागर को, या उत्तरी अटलांटिक महासागर को गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करती है। क्लियर हुआ बिल्कुल। अब सेपरेट किसको करेगी, तो इसके ऊपर वाले भाग में जो वाटर बॉडीज है वो है फ्लोरिडा, और नीचे कौन सी वाटर बॉडी है, क्यूबा। तो हम कहेंगे कि ये फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। तो 2 पॉइंट कनेक्टिंग के हो गए, 2 सेपरेटिंग पॉइंट हो गए। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से जब आप बाहर निकलेंगे, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से जब हम बाहर जाएंगे तो हम इंटर कर जाएंगे कैरिबियन सी के अंदर। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से बाहर निकलना है तो इंटर करोगे कैरिबियन सी में। तो कैरिबियन सी में जो स्टेट मिलेगी, तो इस स्टेट को युकाटन चैनल के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, युकाटन चैनल। ठीक है, CH लिख दे रहा हूं। तो इसका नाम है युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल किसको कनेक्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैरिबियन सागर को, सॉरी गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से कनेक्ट करेगा, एंड सेपरेट क्यूबा फ्रॉम युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल और क्यूबा, यहां आप डायरेक्ट मैक्सिको टर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि ये किसका पार्ट है, मैक्सिको का। तो मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला को क्यूबा आइलैंड से अलग करेगा, एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से जोड़ेगा। ठीक है, तो इट इज कनेक्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको टू कैरिबियन सी एंड सेपरेट क्यूबा एंड
युकाटन पेनिनसुला ऑफ मेक्सिको। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब आगे देखें। अब आप कैरिबियन सागर में जब आप इंटर करते हैं तो कैरिबियन सागर में एक रास्ता तो ये है, देखो, तो ये हमारा, ये मान के चलें कि ये हमारा पहला रूट है। याद रखने का तरीका समझो, ये हमारा पहला रूट है कैरिबियन सागर में इंटर करने का। तो वाया फ्लोरिडा स्टेट और युकाटन चैनल से होते हुए, मतलब वाया मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए, तो जब हम मैक्सिको से होते हुए कैरिबियन सागर में इंटर करेंगे तो दो जल संधियां क्रॉस करनी पड़ेंगी। एक फ्लोरिडा स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी और दूसरा हमें यहाँ पर युकाटन चैनल क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहां से इंटर कर जाएं, अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इस पॉइंट से भी इंटर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से भी हम चाहो तो डायरेक्ट कैरिबियन सी के अंदर इंटर कर पाएंगे। ठीक है, जमैका को यहां से हटा देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन करेगा एक बार। ठीक है, आप समझ तो चुके हैं, तो मैं जमैका को यहां से हटा देता हूं। कलर ही करना पड़ेगा। ठीक है, लो मैंने जमैका को हटा दिया। अब इससे क्या होगा, थोड़ा हमें एरिया मिल जाएगा ओपनली। तो ये पूरे का पूरा आपका कनेक्ट हो जाएगा यहां से। तो अब हम इंटर यहां से कर जाते हैं कैरिबियन सी में। तो सारगासो सागर से डायरेक्ट आप कैरिबियन सी के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो अगर सारगासो से डायरेक्ट कैरिबियन सी के अंदर इंटर करते हैं तो यहां पर जो स्टेट आपको मिलती है उसको कहते हैं विंडवर्ड स्टेट, या विंडवर्ड पास करके यहां पर मिलता है एक। तो इस जगह पर जो पास मिलेगा, यहां पर याद रखना किस पॉइंट पर बता रहा हूं मैं, तो इस पॉइंट पर जो आपको पास मिलेगा उस पास को कहा जाता है विंडवर्ड पास। तो नाम यहां पर लिख लेते हैं। थोड़ी जगह इधर लेनी पड़ेगी, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। तो इस वाले पॉइंट को यहां लिख लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, विंडवर्ड पासेज। तो पासेज का काम भी वही होता है जो काम आपका, तो पासेज भी सेम काम करेगा जो काम आपका कौन करेगी, जल संधि। तो ये भी सेम आपका कनेक्ट करता है विंडवर्ड पासेज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विंडवर्ड पासेज के बारे में देख लो। तो इसमें सिर्फ मोटा मोटा याद रख लो कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन सारगासो सागर को कैरिबियन सागर से कनेक्ट करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो किसको, किसके बीच में स्थित है, तो ये क्यूबा और हैती के बीच में है। या ये बोल सकते हैं कि ये क्यूबा और हिस्पेनियोला पेनिनसुला के, सॉरी, हिस्पेनियोला आइलैंड के बीच में स्थित है। अगर हम, तीसरा रास्ता हमारे पास ये कि हम डायरेक्ट यहां से इंटर कर सकते हैं। तो इस रास्ते से भी चाहते तो हम कैरिबियन सागर में इंटर कर सकते हैं। तो इस जगह पर भी एक पास मिलता है, इसको कहा जाता है मोना पास। तो इसको क्या कहा जाता है, मोना पासेज। तो एक मिलेगी फ्लोरिडा स्टेट, यहां पर मोना पासेज, और मोना पासेज के बाद क्या मिलेगा आपको, सॉरी, विंडवर्ड, और विंडवर्ड के बाद मोना। तो मोना किसके बीच में, तो आप इसके भी दो आंसर देख सकते हैं। तो ये हिस्पेनियोला आइलैंड और पोर्टो रिको के बीच में है, या कह सकते हैं ये डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको के बीच में स्थित है। इसके अलावा तो ये सारे का सारा ग्रेटर एंटलीज है, और यहीं से आपका लेजर एंटलीज स्टार्ट हो जाता है। और जैसे लेजर एंटलीज स्टार्ट होगा तो लेजर एंटलीज के द्वीपों के बीच में यहां से भी होकर आप कैरिबियन सागर में इंटर कर सकते हैं। यहां पर भी आपको एक जल संधि, तो एक तो आपका तरीका हो गया कि फ्लोरिडा युकाटन चैनल से होते हुए इंटर करोगे, दूसरा विंडवर्ड से होते हुए इंटर कर जाओगे, तीसरा मोना से इंटर कर जाओगे। बस ये किसके बीच में आ रहा है ये थोड़ा सा याद रखना। और यहां पर जो आपको एक अलग से जल संधि मिल जाएगी, इसको कह दिया जाता है अनेकाडा या अनेकडा। ठीक है, पासेज है ये भी एक तरीके का। तो ये इस तरीके से आपको टोटल 4-5 जलसंधियां हमने ऊपर पड़ी थी, 4-5 जलसंधियां आपको फिर से मिल जाती हैं। तो बस कनेक्टिंग याद रखो कि कौन किसको कनेक्ट करता है और किसके बीच में आ रहा है। और उस ये याद रखने से पहले अगर आपको द्वीप और वाटर बॉडीज आइसलैंड याद है तो आप बड़ी आसानी से इसके बारे में भी क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार पूरे का पूरा इसके बारे में भी देख लो। तो यहां पर देखो,
तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो साफ साफ एक बार बना दे रहा हूं। तो यहां पर याद रख लो कि हमारा है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। या फिर आप इसका सब डिवीजन सारगासो याद रख लेना, बाई चांस ऑप्शन में सारगासो आ जाए तो बता सकते हैं, सारगासो सी। और नीचे जो हमें मिलता है इसको कहते हैं हम कैरिबियन सी। और इस साइड जो हमें मिलता है इसको कहते हैं हम गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब हमारे पास तीन चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमें यह कहता है कि आप नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से इंटर करेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको में, और गल्फ ऑफ मेक्सिको से युकाटन चैनल से इंटर करेंगे कैरिबियन सी के अंदर। तो एक रास्ता तो ये हो गया। तो कैरिबियन सागर में पहले जाने का रास्ता है वाया गल्फ ऑफ मेक्सिको से होते हुए आप जाएंगे, और दूसरा रास्ता आप डायरेक्टली यहां से इंटर कर सकते हैं। एक रास्ता और है कि आप यहां से भी इंटर कर सकते हैं। एक रास्ता मैंने और बताया था, आप इधर से भी इंटर कर सकते हैं। तो इन एंट्री पॉइंट्स के नेम क्या हैं? तो यहां पर हमने जो नाम लिखा था इसको नाम हमने दिया था फ्लोरिडा स्टेट। इसका नाम था यहां पर युकाटन चैनल। इसका नाम हमने रखा था विंडवर्ड पासेज। इसका नाम हमने दिया था विंडवर्ड पासेज के बाद इसका नाम था मोना पासेज। और इसका नाम था अनेगडा। तो इस तरीके से ये कुछ पासेस थे। तो ये सब आप देख रहे हैं किस किस वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। अब इनके सेपरेटिंग पॉइंट कौन कौन से थे उसको देख लें जरा। तो सेपरेटिंग पॉइंट्स में जाएंगे तो इसके ऊपर हमें जो मिलता है वो है फ्लोरिडा। तो यहां पर जो हमें पार्ट मिला था वो किसका था? फ्लोरिडा का। ठीक। यहां पर जो एक आइलैंड था इस जगह पर, इस आइलैंड को कहा जाता है क्यूबा। और इसके नीचे जो था इस तरीके से एक पेनिनसुला था मेक्सिको का, जिसका नाम भी युकाटन ही था। और यहां पर आपका पूरे का पूरा एक आइलैंड था जिसमें दो पार्ट थे। एक तरफ है हैती, दूसरी तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक। और पूरे आइलैंड को क्या कहा जाता है? हिस्पेनियोला कहा जाता है। और यहां पर जो आइलैंड मिलता है उसका नाम क्या था? पोर्टो रिको। और इस साइड से स्टार्ट हो जाता है आपका लेजर एंटलीज। तो इस तरीके से ये सारे के सारे पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन सा पार्ट किससे सेपरेट होता है, कौन सी वाटर बॉडी किससे अलग होती है। तो ये हमने टोटल 10 जल संधियों के बारे में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो 10 जल संधियां यहां पर हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी जल संधियां और हैं, उनके बारे में यहां पर देखेंगे। देखो यहां पर, तो यहां पर अगर हम छोटी छोटी जल संधियों की और बात करें, चलो इस साइड से एक दो जल संधियां देख लेते हैं। जैसे वैसे ज्यादा तो जल संधियां यहाँ पर इंपोर्टेंट है नहीं, फिर भी एक दो जल संधि के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी जल संधियां यहाँ पर मिलती हैं। यहां पर मैंने कल आपको एक द्वीप पढ़ाया था, याद होगा, वैंकूवर आइलैंड। इस जगह पर, इस वैंकूवर आइलैंड के बीच में ये टच नहीं करता, याद रखना आइसलैंड है। यहां पर ये वाटर बॉडीज को सेपरेट करके रखेगा, टच नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सेपरेट आइलैंड है। और इसी वैंकूवर द्वीप पर आप जाएंगे
इसी वैंकूवर द्वीप के बीच में एक छोटी सी जल संधि है इस जगह पर। ये जो अंदर वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है, यहां पर एक जल संधि है जिसको कहा जाता है जुआन डी फूका जल संधि। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, बस इतना याद रख लेंगे कि ये कनाडा के पार्ट और यूएसए के पार्ट के बीच में, और वैंकूवर आइलैंड खास तौर पर याद रखेंगे कि ये वैंकूवर आइलैंड के पास में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएंगे तो एक आइलैंड आपको यहां पर और बनाया गया था, यहां पर छोटा सा आइलैंड। इस आइसलैंड के बारे में नाम आपको दिया था क्वीन शार्लोट। और इस क्वीन शार्लोट के बीच में भी यहां पर, तो ये भी जो बीच का एरिया है यहां पर थोड़ा सा, इसके बीच में भी एक स्टेट है, इस स्टेट को कहा जाता है हैकेटे स्टेट, हैकेटे जल संधि। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और इसके बाद यहां पर गल्फ ऑफ अलास्का था। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा समझो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से जैसे हम नॉर्थ अमेरिका के ये अलास्का वाले लास्ट पॉइंट पर जाते हैं जिस पर यूएसए का अधिकार है, इसी जगह से आपका अगला कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है एशिया कॉन्टिनेंट। और इस एशिया कॉन्टिनेंट का जो सबसे इधर निकला हुआ भाग है इसको कहा जाता है रशिया। तो यहां पर रूस का पार्ट मिलता है जो इस तरफ की ओर निकला हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर एक सागर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जिसको कहते हैं बेरिंग सागर। अब बेरिंग सागर से अगर हम आगे जाएंगे तो बेरिंग सागर के ऊपर हमने यहां पर पढ़ा था ब्यूफोर्ट सागर। अब देखें तो एक तरफ बेरिंग सागर है, एक तरफ ब्यूफोर्ट सागर है, और एक तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है अलास्का, और एक तरफ एशिया का पार्ट है रशिया। तो यहां पर आपको एक कनेक्टिंग बॉडी दिखेगी, तो इसी बीच में आपको एक जल संधि दिखाई देगी। इसी जल संधि को कहा जाता है बेरिंग, बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट एक इंटरनेशनल स्टेट है, जैसे यहां पर एक स्टेट थी इंटरनेशनल जिसका नाम था डेनमार्क, क्योंकि ये बॉर्डर पर है। तो ये डेनमार्क भी एक इंटरनेशनल स्टेट है जो यूरोप से सेपरेट करती है। यहां से यूरोप स्टार्ट हो जाता है, आइसलैंड वाला पार्ट। बेरिंग स्टेट से आपका एशिया स्टार्ट हो जाता है। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो ये बेरिंग स्टेट से सेपरेट होगा, ये डेनमार्क स्टेट से सेपरेट होगा। क्लियर हुआ? अब बेरिंग स्टेट किसको कनेक्ट करेगी? तो हम बोलेंगे ये बेरिंग सागर को ब्यूफोर्ट सागर से कनेक्ट करेगी। और अलग किसको करेगी? तो रशिया को अलास्का से, रशिया को नॉर्थ अमेरिका से, या ये कह सकते हैं एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो ये इंटरनेशनल स्टेट याद रखना। और बाकी जुआंडी फूका वगैरह जो स्टेट हैं ये ज्यादा बड़ी स्टेट नहीं है, तो इनके बारे में केवल आप इतना याद रख लेंगे कि ये कहां पर स्थित है। तो जुआंडी फूका वैंकूवर द्वीप के पास में स्थित है, कनाडा की है। और हैकेटे स्टेट भी क्वीन शार्लोट आइलैंड के पास में स्थित है, ये भी कनाडा की है। इसमें एक पॉइंट लास्ट टाइम छूट गया था, तो यहां पर याद रख लेना, यहां पर कुछ द्वीपों का समूह है इस जगह पर। इन द्वीपों के समूह को कहा जाता है अलेक्जेंडर आर्चीपलागो। आर्चीपलागो का मतलब होता है ग्रुप, द्वीपों का समूह। तो ये अलेक्जेंडर आर्चीपलागो है, ये अलास्का का पार्ट है, बस इतना याद रखना। ये किसका पार्ट है? अलास्का का। और अलास्का आप जानते हैं किसका पार्ट है? यूएस का पार्ट है। मतलब अलास्का की बाउंड्री इस तरीके से यहां से। तो अलेक्जेंडर आर्चीपलागो किसका पार्ट है? अलास्का का। और अलास्का किसका पार्ट है? यूएस का पार्ट है। क्लियर? तो यहां तक हम सारी जल संधि पढ़ चुके हैं। ये फ्लोरिडा स्टेट हो गया हमारा। यहाँ पर हमने युकाटन चैनल पढ़ लिया, यहाँ पर विंडवर्ड पैसेज पढ़ लिया, यहाँ पर मोना पैसेज पढ़ लिया, यहाँ पर अनेगाडा पैसेज पढ़ लिया, यहाँ पर बेल आइल स्टेट पढ़ लिया, यहाँ पर डेनमार्क स्टेट हो गया, यहाँ पर डेविस स्टेट हमने पढ़ लिया, इस जगह पर हमने हडसन स्टेट पढ़ा, और यहाँ पर नेयर स्टेट पढ़ा। तो 5 और 5 10, तो 5 और 5 10 स्टेट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और 3 स्टेट मैंने आपको यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में बता दी। अब इसमें एक लास्ट चीज बचती है
कि जब आप कैरिबियन सागर से, क्योंकि यहीं से साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, जब क्रॉस करोगे तो पनामा कंट्री को क्रॉस करोगे, और पनामा कंट्री को क्रॉस करने के लिए आपको एक जल संधि क्रॉस करनी हो, सॉरी एक नहर क्रॉस करनी होती है जिसको कहते हैं पनामा कैनाल। देखो कहां पर होगी ये, थोड़ा सा एक बार समझ लें। तो ये कहां पर स्थित हो सकती है, तो जैसे पनामा कैनाल की बात करें तो जब बिल्कुल आप लास्ट वाला पॉइंट जाते हैं तो ये लास्ट में हमें जो मिलता है ये पनामा है। तो इस कंट्री का नाम क्या है, पनामा। तो सबसे लास्ट कंट्री पनामा, और पनामा के नीचे से स्टार्ट हो जाता है साउथ अमेरिका। तो अब हम कहां पर है, तो हम अभी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से हमें एंटर करना है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। तो अगर हमें अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन की ओर जाना है तो इसी पनामा देश को कट करके, यहां से इसको कट करके यहां पर एक चैनल बनाया गया या एक कैनल बना दी गई। तो ये जो कैनाल है इसी कैनाल को कहा जाता है पनामा कैनाल। अब पनामा कैनाल क्या करेगी, तो इस साइड की जो वाटर बॉडीज थी, तो इस साइड जो वाटर बॉडी है पूरी की पूरी, तो इस वाटर बॉडी को किस नाम से जाना जाता था, कैरिबियन सागर के नाम से। तो ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी कैरिबियन सागर है। और इस साइड नीचे जाएंगे तो यहां पर जो वाटर बॉडीज मिलती है उसको कहते हैं गल्फ ऑफ पनामा। तो इसके एक तरफ जो वाटर बॉडीज मिलती है उसको कहते हैं गल्फ ऑफ पनामा की खाड़ी, और ऊपर जो मिलता है इसको कहते हैं कैरिबियन सी। और अगर और अंदर डीपली जाके पढ़ोगे तो यहां पर आपको एक छोटी सी स्टेट और मिल जाएगा जिसको कहते हैं डेरियन बे, या डायरेक्ट आप कैरिबियन सी ही याद रख लेना। तो पहली चीज है कि जो पनामा कैनाल है तो इस कैनाल को क्या कहा जाएगा, पनामा। तो पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करती है, तो हम कहेंगे ये कैरिबियन सागर को गल्फ ऑफ पनामा से कनेक्ट करती है। तो कैरिबियन सागर को किससे कनेक्ट करेगी, गल्फ ऑफ पनामा से कनेक्ट करेगी। अब इसी कैनाल के दोनों तरफ, और ये आर्टिफिशियल है याद रखना, इसको क्या किया गया है, मैन मेड है, इसको बनाया गया है। पनामा कैनाल के दोनों तरफ कुछ बंदरगाह हैं। तो एक बंदरगाह पनामा के इस साइड मिलता है, इस साइड हमें इस साइड मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो मिलता है उसको कहते हैं कोलन। तो यहां पर जो मिलेगा वो कोलन बंदरगाह है, और इस साइड जो बंदरगाह मिलता है उसको पनामा सिटी के नाम से ही जानते हैं। तो एक साइड क्या मिलेगा आपको, पनामा बंदरगाह, और एक साइड आपको क्या मिलेगा, पनामा सिटी पोर्ट। तो कोलन पोर्ट और पनामा सिटी पोर्ट। इसके बाद आपको जो याद रखना है कि ये जो पूरी की पूरी कैनाल है ये लॉक सिस्टम पर काम करती है। किस पर, लॉकिंग सिस्टम। ये होता क्या लॉक सिस्टम, तो ये वर्ल्ड की एक ऐसी लेक है जो ऊंचाई पर स्थित है। तो ये पूरी की पूरी जो चैनल है ये काफी ज्यादा, जैसे ये मान के चलो कि इस साइड ऐसे आप बना लो, तो ये इस साइड एक वाटर बॉडीज आ जाएगी, तो इस साइड भी एक जल का भाग है और इस साइड भी एक जली भाग है। तो ये मान लो आपका कैरिबियन सागर है, और कैरिबियन सागर से आपको पनामा में जाना है या पनामा गल्फ में जाना है। तो इसका तरीका क्या है कि आपको इसके ऊपर जाना पड़ेगा, पहले आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के बाद यहां पर एक झील बनाई गई है, इसके ऊपर एक झील कनेक्ट की गई है इस पानी के साथ। तो आप यहां से चढ़ने के बाद इस झील के ऊपर जाते हैं, फिर यहां से जाने के बाद आप नीचे आते हैं, फिर आपका पानी का जहाज आगे की ओर बढ़ता है। तो इसी को कहा जाता है लॉकिंग सिस्टम। ये कैसे काम करता है अभी सारा क्लियर कट समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि पनामा कैनाल एक लौती कैनाल है जो लॉकिंग सिस्टम पर काम करती है। इसके कैरिबियन सागर के तट पर कोलन बंदरगाह है, और पनामा सिटी के तट पर आपका पनामा गल्फ के तट पर पनामा सिटी बंदरगाह है। इसके बीच में कुछ झीलें बनाई गई है, तो यहाँ पर कुछ झीलें हैं, तो उन झीलों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इन झीलों के नाम क्या है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम में देखो जरा, ये है पूरे का पूरा, देखो तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कैरिबियन सागर लिखा हुआ है। तो ये कौन सा सागर है, पूरे का पूरा कैरिबियन सागर है। और इस कैरिबियन सागर के अगर आप इस साइड जाओगे तो ये पनामा की खाड़ी है, यहां पर क्या है, पनामा की खाड़ी। तो अब आपको कैरिबियन सागर से जब पनामा, ये काफी ऊंची जगह है, कैरिबियन सागर नीची जगह है, पनामा की खाड़ी भी नीची जगह है।
तो ये दोनों काफी नीची जगह, तो इसके बीच में इसको कनेक्ट किया गया है, तो ये काफी ऊंचाई पर है। तो यहां से जब ये पूरे का पूरा इस तरफ जाता है, ये रेड लाइन जो देख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे पानी चैनल को मिलाकर इसको कनेक्ट किया गया है। तो ये आप पूरे का पूरा, अब ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए यहां पर एक लॉक बनाया गया है। अब लॉक का यूज क्या है वो भी आप बताएंगे, इसको क्या कहेंगे, गतुन लॉक। और गतुन लॉक में जो पानी भरा होता है उसको गटुन डैम बोल देते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो दो लॉक आपको यहां पर दिखाई देंगे, तो दो लॉक आपको यहां पर दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं पेड्रो मिंगो लॉक, और इस वाले लॉक को कहा जाता है मेरा फ्लोरस लॉक। ठीक है, तो मेरा फ्लोरस लॉक यहां पर स्थित है, और पेड्रो लॉक यहां पर स्थित है, और गटुन लॉक यहां पर स्थित है। तो तीन तो इस कैनाल के अंदर पूरे के पूरे लॉक हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ झीलें स्थित हैं। तो झीलों की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी झील है, इस झील को कहा जाता है गतुन, गतुन लेक। ये आर्टिफिशियल लेक है, बनाई गई लेक है। तो एक तो इसके अंदर आपको गतुन लेक याद रखनी है, और इसके अलावा एक लेक यहां पर स्थित है छोटी सी, जिसका नाम है मिरा फ्लोरस लेक। तो दो लेक इसके अंदर मिलेंगे, एक गतुन लेक जो सबसे बड़ी लेक है, और दूसरी है मिरा फ्लोरस लेक। तो इन्हीं लेक और इन्हीं लॉक्स के माध्यम से क्या होता है, पूरे का पूरा पनामा सिस्टम कंट्रोल होता है। और यहां पर आप देख सकते हो शायद इसमें, यहां पर जो पोर्ट मिलेगा वो कोलन है, और इस साइड जो पोर्ट मिलेगा उसको पनामा सिटी पोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, देखो ये पनामा कैनाल है, पूरे का पूरा पहले डाटा नोट कर लेंगे। तो पनामा कैनाल एक आर्टिफिशियल लेक है इसके अंतर्गत। तो पहले तो ये कनेक्ट किसको करती है वो याद रख लेना। तो पनामा कैनाल के एक साइड क्या है, कैरिबियन सी है, तो ये कैरिबियन सी को कनेक्ट करेगी किसके साथ, तो ये कनेक्ट करेगी आपका गल्फ ऑफ पनामा के साथ। और गल्फ ऑफ पनामा किसका पार्ट है, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करेगी। और कैरिबियन सी जो पार्ट है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। और ये किस देश में बनी हुई, ये पूरे का पूरा पनामा देश के अंदर इसको तोड़कर बनाया गया है, जिसको पनामा इस्थमस कहते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है पहली चीज कि इसके अंदर आपको बहुत सारी लेक्स मिलती हैं। पहली लेक का नाम है सबसे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट लेक जो मिलती है वो गटुन है, दूसरी है मिला फ्लोरस। तीन लॉक मिलते हैं, गटुन लॉक, पेड्रो लॉक, मेरा फ्लोरस लॉक। और दो पोर्ट हैं, एक कैरिबियन पोर्ट और एक पनामा। जो कोलन पोर्ट है वो कैरिबियन सी में है, ये याद रखना है। और जो पनामा पोर्ट है वो गल्फ ऑफ पनामा में है। ये दोनों साइडें भी याद रखेंगे कि कौन सी साइड में कौन सा पोर्ट है। अब ये काम कैसे करता है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये गतुन लेक है। तो यहाँ गतुन लेक में यहां से जाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर की ओर चढ़ना होगा। ठीक है, और जैसे आप इस तरह देखेंगे तो आप इसको एक बार ऐसा कर लेना, एक यूट्यूब पर एनिमेशन डालना पनामा एनिमेशन, तो उसमें आपको बहुत क्लियर कट एक बार समझ में आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे ये पानी का जहाज यहाँ पर, तो ये पानी का जहाज धीरे धीरे इस लॉक में जाएगा। तो इस लॉक में से क्या होगा, यहाँ से पानी ट्रांसफर किया जाएगा, इसका पानी नीचे आ जाएगा, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो जब ये लेवल पर आ जाएगा तो ये जहाज यहाँ पहुंच जाएगा। इसके बाद जब इसमें आएगा तो फिर इसमें से पानी इसमें छोड़ा जाएगा, ये लेवल बढ़ जाएगा, जहाज आपका यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इस लेवल से होते हुए आपका किसमें पहुंच जाएगा, गतुन में। ऐसे इसको उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बड़ा ही एक बड़ी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा आपको दोनों साइड दिखेगा। तो ये आपका अटलांटिक ओशियन है, कैरिबियन सी वाला पार्ट। यहां से आप इन लॉक से होते हुए यहां पहुंचेंगे, और उसके बाद इन लॉक से होते हुए आप यहां पर पहुंचेंगे। तो ये वर्ल्ड का एकमात्र लॉक है जो पूरे का पूरा लॉकिंग सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा लॉकिंग सिस्टम पर करने वाला विश्व की एकमात्र लेक है। और लास्ट में मैंने जो बेरिंग स्ट्रेट आपको बताई थी इंटरनेशनल लेक, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका है बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर के ऊपर है चुकची सी भी बोल देते हैं यहाँ पर। यहाँ ब्यूफोर्ट भी याद रख सकते हो, चुचकी भी याद रख सकते हो, एटलस में मिल जाएगा। इस तरफ अलास्का का पार्ट है, इस तरफ रशिया का पार्ट है, और ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो यहां तक आपका कंप्लीट होता है। मैं पनामा का एक बार आप एनिमेशन देख लेना। ठीक है, तो क्लियर है। तो जल संधियों को पूरे का पूरा अगर एक बार पूरी की पूरी जल देखेंगे यहां पर, देखो जो फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था आपको, तो यहां पर हम पूरी की पूरी जल संधियों को कवर कर चुके थे। यहां पर हमने सबसे पहली जो जल संधि पढ़ी थी वो थी हडसन,
तो पहली जल संधि का नाम क्या, हडसन जल संधि। तो हडसन जल संधि बताएंगे किसको किससे कनेक्ट करती है। देखो एक बार यहां देखें जरा, तो हडसन जल संधि किसको किससे कनेक्ट करेगी। तो देखिए एक बार रिवीजन कर लें पूरे का पूरा। तो यहां पर पहली जल संधि थी हडसन, तो हडसन किसको कनेक्ट करेगी, हडसन बे को लेब्राडोर सी के साथ कनेक्ट करेगी। लेब्राडोर सी से जाएंगे हम यहां पर मिलेगा बफिन बे, और यहां पर जो जल संधि मिलेगी उसको कहेंगे डेविस। तो डेविस जल संधि लेब्राडोर सी को बेफिन के कनेक्ट करेगी, और इसके बाद हम चले जाएंगे आर्कटिक ओशियन में, और आर्कटिक को कनेक्ट करने के लिए जो स्टेट है इसका नाम क्या था यहां पर, नेयर स्टेट। और फिर यहां से डेनमार्क स्टेट से होते हुए हम, तो डेनमार्क स्टेट से होते हुए लेब्राडोर सागर में पहुंचेंगे, और फिर लेब्राडोर सागर से होते हुए जब यहां पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में हम जाते हैं, तो जब सेंट लॉरेंस की खाड़ी के अंदर जाते हैं तो इस खाड़ी में आपको एक जल संधि यहां पर मिल जाती है। इस जल संधि को कहा जाता है गल्फ ऑफ, नहीं, तो इसका नाम था बेल आइल स्ट्रेट। और इस बेल आइल स्ट्रेट के बाद 5 जल संधियां मैंने यहां पर आपको पढ़ाई थी। यहां पर है आपकी फ्लोरिडा स्टेट, यहां पर युकाटन चैनल, और यहां पर हमने पढ़ा था विंडवर्ड, इसके बाद यहां पर मोना पैसेज, और उसके बाद अनेगडा पैसेज, और यहां से पनामा कैनाल को क्रॉस करेंगे। और इसके बाद जब यहां पर हम जाते हैं तो 2 जल संधियां, एक वैंकूवर आइलैंड के पास, एक क्वीन शार्लोट के पास। यहां पर आपको जो मिलेगी वो जुआन डी फूका मिलेगी, और यहां पर था वो हकैटे मिल जाएगा। और इस तरफ जो मिलेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एशिया के बीच में मिलेगी रशिया के साथ, जिसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो इस तरीके से आपकी आउटलाइन की कहानी पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। तो हमने पूरे के पूरे देश और राजधानियों के बारे में पढ़ लिया है, इसकी पूरी की पूरी आउटलाइन के बारे में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर वाले पार्ट में आएंगे, तो इंटरनल पार्ट की स्टडी करेंगे। तो इस इंटरनल पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, तो जब हम इंटरनल पार्ट के अंदर फिजिकल को पहले कवर करेंगे, तो फिजिकल को जब कवर करेंगे तो फिजिकल के अंदर आपको माउंटेन्स कवर करने हैं और प्लेटूस कवर करने हैं, और इसके साथ साथ आपको कुछ रिवर, और उसके बाद आपको लेक्स कवर करनी है। तो अभी की क्लास में जो हम नेक्स्ट करेंगे वो माउंटेन्स पर होगी, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे। तो अगली क्लास हम कवर करेंगे माउंटेन्स पर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।